क्या अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को दुश्मनों के साथ देखकर इसुजु सागिरी का साथ देगी या फिर शुगन की तरह उसके खिलाफ चली जाएगी? और अब आगे एक छोटे से फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है कि चाहे इसुजुका दोजो के बाकी सारे लोगों के साथ कोई गहरा बॉन्ड नहीं था, लेकिन जब वो सागिरी से पहली बार मिली थी तो उसने उसके साथ एक अलग ही कनेक्शन महसूस किया था। वजह ये थी कि सिर्फ वो दोनों ही पूरे यामादा असाइमन क्लैन में अकेली फीमेल्स थी। इसलिए अब जब आइलैंड पर सागिरी को एक एनिमी के साथ टीम्ड अप देखती है, इसुजु अंदर से पूरी तरह से बिखर जाती है। मीनवाइल गाबिमारू देखता है कि दो शिनोबीज किनकाकुबो और गिनकाकुबो ट्रांसफॉर्मेशन जित्सु यूज करके अपने चेहरों को इवागाकुरे के चीफ और उसकी वाइफ के रूप में बदले हुए हैं। चीफ की आवाज और अंदाज में बोलते हुए वो गाबिमारू को कहता है कि उसे क्लैन से निकाल दिया गया है। वो कहता है कोई भी अब तुम्हारा नाम याद नहीं रखेगा, क्योंकि विलेज छोड़ देने का मतलब है कि तुम इस दुनिया में असल में अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। रियलिटी की बात करें तो ये सेम बात उसकी वाइफ पर भी लागू होती है। असल में वो सिर्फ एक इल्यूजन थी, वो एक सोची समझी स्कीम का हिस्सा थी जिसका मकसद सिर्फ गाबिमारू को क्लैन के अंदर बांधे रखना था। लेकिन अफसोस उसके केस में ये पूरा प्लान उल्टा पड़ गया। मजेदार बात तो ये कि गाबिमारू उन दो निंजाओं को उनकी काफी अडाप्टिव ट्रांसफॉर्मेशन जित्सु के लिए कॉम्प्लीमेंट देता है, और ये बात सुनते ही वो बिग गाय खुशी से कांप सा जाता है, सिर्फ इस बात पर कि खुद गाबिमारू ने उसकी तारीफ की है। दोनों को आपस में नेक्स्ट गाबिमारू की इंस्ट्रक्शंस पर बात करते हुए सुनकर हमारा बॉय बिना किसी मुश्किल के तुरंत फिगर आउट कर लेता है कि नेक्स्ट गाबिमारू शीजाई होनी चाहिए, और वो दोनों इस बात को तुरंत कंफर्म भी करा देते हैं। साथ ही वो अपने पहले वाले लीडर को ये अपडेट भी देता है कि कुमोकिरी और दो अलग लोग आइलैंड की यात्रा के दौरान मारे जा चुके हैं। वो जिद करके गाबिमारू को ये भी बताते हैं कि शीजाई वो थी जिसने बाकी सारे कंटेंडर्स को खत्म कर दिया था, और उनकी नजरों में आज भी वही असली गाबिमारू है। और आखिरकार अब मैं फीमेल गाबिमारू को शीजा कहकर बुला सकता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अब तक उसका नाम कहीं भी डायरेक्टली मेंशन नहीं था। गाबिमारू फिर उसे पूछता है कि इस मिशन के लिए क्लैन को हायर क्यों किया गया था और उसका रियल रीजन क्या था, लेकिन किनकाकुबो बस इतना रिस्पॉन्ड करता है कि चीफ हमेशा मिस्टीरियस तरीकों से काम करता है। एंड जब वो एक मैसिव ट्रम्पेट को बजता हुआ सुनते हैं, गाइस गाबिमारू को बताते हैं कि ये सिग्नल है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ हासिल कर लिया गया है। फिर मेन इशू पर बात बढ़ाते हुए किनकाकुबो थोड़ी शांत अंदाज में गाबिमारू से कहता है कि वो अपनी लाइफ यही एंड कर दे। उसका कहना होता है कि इस तरह से चीफ उस पर से किल ऑर्डर हटा देगा, और अगर गाबिमारू चाहे तो वो निंजास की जहरीली पाउडर का यूज करके इसे बिल्कुल पेनलेस भी बना सकता है। गाबिमारू को उनका ये तरीका काफी घिनौना लगता है, लेकिन किनकाकुबो उसे दोबारा सोचने के लिए गिड़गिड़ाता है, क्योंकि उसके दिल में वो सभी अभी भी उसके साथ ही होते हैं। इस बात को पॉइंट आउट करते हुए कि वो कभी गाबिमारू के हाथ चलाने वाले रेंज के अंदर नहीं आए थे। गाबिमारू उनकी तारीफ करता है क्योंकि उन्होंने बेसिक निंजा रूल्स को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो किया था। इसके बावजूद गाबिमारू अपनी ब्लड लस्ट दिखाता है, और बस उसकी प्रेजेंस से वो दोनों पीछे लड़खड़ाने पर मजबूर हो जाते हैं। थोड़ा इरिटेट होकर किनकाकुबो फिर उससे पूछता है कि क्या अभी भी वो चीफ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है, और जब उसे ये बात पता चलती है कि गाबिमारू यहाँ से एस्केप करने का प्लान बना रहा है, तो किनकाकुबो उसे एक बात बताता है, चाहे वो जापान वापस पहुंच भी जाए लेकिन यूई अब एग्जिस्ट नहीं करती। ऑब्वियसली हमारे गाबिमारू ने ये बात अब तक इतनी बार सुन ली है, बंदा बस इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो जिंदा नहीं हो सकती। खासकर इसलिए क्योंकि वो जानता है कि इवागाकुरे के लोग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में स्पेशलाइज करते हैं, इसलिए उसके नजर में ये एक ही रूल है, सी इट टू बिलीव इट। चाहे वो उसे ये बात समझा ना पाए और गाबिमारू को ये बात अनॉय करे,
किनकाकुबो बस इतना कहता है कि वो और बाकी सारे लोग बहुत खुश है क्योंकि उसने उनसे कोऑपरेट करने के लिए रिफ्यूज किया, क्योंकि इसी वजह से उन्हें करंट गाबिमारू के साथ इवागाकुरे के लिए फाइट टू द डेथ का मौका मिल रहा है। इवागाकुरे के अंदर सब लोग उसे ही आइडल मानते, खासकर कि नए लड़के। उनके साथ जानलेवा लड़ाई में हाथ मिलाने का मौका उनके लिए एक ड्रीम की तरह है। और मजेदार बात यह है कि कुछ हायर रैंक्स वाले भी इस मिशन के लिए नीचे उतर आए थे, सिर्फ गाबिमारू के साथ लड़ने के लिए, अपना सिर झुकाते हुए जो आने वाला है उसकी इज्जत में। ढेर सारे कैनिन गाबिमारू की तरफ तूफान की तरह बढ़ते हैं, लेकिन ताओ की फील का यूज करते हुए जैसे वो हर चीज को सीधा रियलिटी में देख सकता था। गाबिमारू पल भर में ही निंजाओ को निपटा देता है। वो उनके हर अटैक्स के बीच अंदर बाहर होता हुआ बच निकलता है और फिर उनके खुद के वेपन्स उनके ही तरफ पलटा देता है। उन छोटे मोटे दुश्मनों को निपटाने के बाद गाबिमारू सबको साफ बोल देता है कि इवागाकुरे के टैक्टिक्स जैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और नंबर्स का प्रेशर उस पर काम नहीं करने वाला। किनकाकुबो नोटिस करता है कि गाबिमारू पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन गाबिमारू तुरंत उसे करेक्ट करता है। ना, वो कहता है मैं स्ट्रांग नहीं बना हूं, मैं आखिरकार वीक बनना सीख गया हूँ। फिर वो साफ कह देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसे किससे भी फाइट करना पड़े, चाहे वो लॉर्ड टेंशन हो या इवागाकुरे का हर एक बंदा या फिर ये नए असाइमॉन से क्यों ना हो। अगर वो उसकी राह में आएंगे और उसे एस्केप करने से रोकने की कोशिश भी करेंगे तो वो सबको और सब कुछ पूरी तरह से मिटा देगा। एंड भाई इस पार्ट पर तो मैं खुद भी हंस रहा था। देखो, जब गाबिमारू उन जुनिन को 1 बाय 1 गिराना शुरू करता है जो अपने आप से ही ओवरली खुश होते हैं, वो सबसे पहले अपना नाम और स्टाइल इंट्रोड्यूस करते और अगले ही पल हमारे गाबिमारू के हाथों मर जाते। और सबसे फनी पार्ट ये कि गाबिमारू पूरे टाइम उन्हें ये बता रहा है कि उनकी टेक्निक में एग्जैक्टली गलत क्या है। उनके फाइनल मूवमेंट्स में भी वो उन्हें ट्रेनिंग दे रहा होता है, बिल्कुल एक ट्रू किंग की तरह। ये मारधाड़ खत्म करते हुए गाबिमारू फाइनल अटैकिंग निंजा को एक जोरदार किक से नीचे गिरा देता है। वो इतनी जोरदार किक मारता है कि जिस फ्लोर पर वो खड़े होते पूरा का पूरा फ्लोर ही क्रैक हो जाता है। फिर ब्याकुगन मोड में जाते हुए गाबिमारू अपना ताओ एक्टिवेट करता है और पैलेस के लेआउट को सेंस करता है, जहां एनिमीज और अपने लोगों के बीच चल रही लड़ाई एक एक करके रिवील होती है। एक रैंडम छोटा मोटा निंजा जो पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसे पल भर में डॉज करता हुआ गाबिमारू ये सेंस करता है कि सीजा फ्लड गेट्स पर एक बोट में लोकेटेड है। सागिरी फिलहाल सेफ है, लेकिन वो तब शॉक्ड रह जाता है जब उसे सेंस होता है कि फूची अब गिर चुका है। मिशन की मेन प्रायोरिटीज को सबसे ऊपर रखते हुए गाबिमारू सबको इग्नोर कर देता है और सीधा रेंटन टेंपल की तरफ तेजी से बढ़ता है सागिरी से मिलने के लिए। प्लान बिल्कुल क्लियर है, निंजा स्क्वाड से एलिक्सर ऑफ लाइफ छीनना, फ्लडगेट्स के रास्ते यहाँ से निकलना और फिर अपनी वाइफ के साथ रियूनाइट होना। मीनवाइल जूजिन के प्लान जैसे बचे हुए अवशेष अचानक से जग उठते हैं। धीरे धीरे हिलते हुए वो ताइकोत्सु टेंपल को छोड़ता है और अंडरग्राउंड पानी के रास्तों का सहारा लेता है ताकि आखिरकार वो डिवाइन बीस्ट बांको तक पहुंच सके। रीन की पास्ट एक्सप्लेनेशन याद करते हुए कि कैसे बांको को जिंदा रहने के लिए हायर क्वालिटी ताओ की जरूरत थी और उसे कंज्यूम करना कितना डेंजरस हो सकता है, फिर भी जूजिन अपनी आधी अधूरी हालत में सारी वार्निंग्स को इग्नोर करती है और फिर बेलो के अंदर अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ने लगता है डिवाइन बीस्ट के साथ एक होने के लिए। पैलेस के टॉप से निकलते हुए लकड़ी और उसके बाकी टुकड़े हर तरफ उड़ने लगते हैं और जैसे ही जूजिन डिवाइन बीस्ट बांको के साथ कंप्लीटली फ्यूज होकर सामने निकल कर आता है, वो एक पल में सबका अटेंशन पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच लेता है।
लगभग उसी टाइम पर ये रिवील होता है कि चोबे ने जानबूझकर खुद को और टोमा को एनिमीज के हाथों कैप्चर होने दिया था। उसका मानना था कि जब तुम आउटनंबर्ड हो तो टाइम बिताकर मौका देखना ज्यादा बेटर होता है। लेकिन अचानक चोबे को अपनी बाहों से एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगता है। जैसे ही जिक्का घबरा कर उससे पूछता है कि यहाँ हो क्या रहा है, वैसे ही तुरंत फ्लावर्स उसके पूरे शरीर से उगने लगते हैं। ये सब हो ही रहा होता है कि एक दोषी जिक्का के सामने अचानक आगे बढ़कर आता है और धीरे धीरे वापस ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और जैसे ही उसका होश और हवास वापस आता है वो हैरान रह जाता है, सोचता है कि वो कहाँ है और उसके साथी अब कहाँ है जिनके साथ वो यहाँ आया था। उसी वक्त काबिमारू का फ्लावर था वो भी रिएक्ट करने लगता है और उसके शरीर से फ्लावर्स उगना शुरू हो जाते हैं। दूर से ही उस मैसिव फ्लावर मॉन्स्टर को देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि इसका मोस्ट लाइकली इससे कुछ ना कुछ गहरा कनेक्शन जरूर है। फ्लडगेट्स पर रीन की बॉडी भी रिएक्ट करने लगती है जैसे ही वो ये सेंस करती है कि ये चेंजेस किस वजह से आए। उसे तुरंत पता चल जाता है कि जूजिन डिवाइन बीस्ट बांको के साथ मर्ज हो चुका है। फिर जूजिन फ्यूज्ड बांको ढेर सारी जड़ें रिलीज करती है जो किसी भी लार्ज टाउसोर्स को ट्रैक करना शुरू कर देती है और इस पूरे प्रोसेस में जिन्हें भी छूती है उन्हें सीधा ट्रीज में ट्रांसफॉर्म कर देती है। रेंटन टेम्पल के अंदर सागिरी नोटिस करती है कि मैं की बॉडी बांको पर रिएक्ट कर रही है। इस बात को देखकर इसुजू तुरंत बाहर तेज कदमों में निकलती है ये फिगर आउट करने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन वो सिर्फ दरवाजे तक ही पहुंच पाती है और अगले ही पल दंग रह जाती है जब वो बाहर देखती है। उसके सामने मल्टीपल सनफ्लावर जैसे ह्यूमन ट्रीज होते हैं जिनमें कुछ लंबे मोनशिन और सोशिन भी शामिल होते हैं जो जाजिन पोज में स्टक रहते हुए उनके बीच से चलते हुए होराई के सेंटर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मीनवाइल शुगन गंते चुसाई और फूची की गायब होने की बात नोटिस करता है, लेकिन उनकी जगह उसे अपने सामने सिर्फ फूलों का एक बिछा हुआ बेड दिखता है। जब ये सब चल ही रहा होता है तब रीन को रैन के साथ हुई एक पुरानी बात याद आती है। उस वक्त रैन काफी उदास था इस बात को लेकर कि डिवाइन बांको कैसे धीरे धीरे मुरझा रहा था, लेकिन फिर भी उसने कभी भी उसे टैन में बदलने का सोचा तक नहीं था क्योंकि वो इतना ताकतवर था कि उसे कंट्रोल करना मुमकिन ही नहीं था। यहाँ तक कि द टेंशन के लिए भी ये चीज ताओ के नाजुक बैलेंस को बिगाड़ देती, वही बैलेंस जो उन्हें उनका रूप और अस्तित्व देते। दुख की बात ये कि सूजी ने जो किया उसकी वजह से सब कुछ दोबारा शुरू होने जा रहा है, एक एंडलेस साइकिल की तरह जहां वो बार बार शुरुआत के पॉइंट पर ही लौट आएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले उनकी उम्मीद टूट गई थी। एक ऐसी फीलिंग जो सिर्फ जोफुकू के बीच सफर करते वक्त महसूस होती है। रीन को ये बात एक बार फिर कहते हुए सुनकर रैन उससे पूछता है वो इतने हद तक क्यों जाने को तैयार है और आखिर में वो सच में हासिल क्या करना चाहती है। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।